राइट बच्चों। सो साइंटिस्ट भी यही जानने की कोशिश कर रहे थे कि एटम को अगर फर्दर डिवाइड किया जा सकता है तो एटम जिन पार्टिकल से मिलकर बना है, जो एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या हैं और वो एटम के अंदर कैसे अरेंज्ड है। राइट, let us examine how the concept of atom emerged and how it has been evolved since then। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे कैसे एटम के बारे में पता लगा। ये कौन है भाई? साइंटिस्ट। पहचान सकते हो जो फर्स्ट हैं वो उन मतलब कहाँ से हो सकते हैं? इंडिया से। बाकी दो तो नहीं लग रहे इंडिया से हैं। कौन है ये? वैसे तो नाम खैर नीचे लिखा है। कौन है ये? आचार्य। क्या पढ़ोगे इसको? पढ़ लो जो भी पढ़ना है। क्या है? कनाडा। आचार्य। मेरे ख्याल से कनाडा तो ठीक सा नहीं लग रहा है ना। पहले एक आचार्य होते थे, तुमने पढ़ा था आचार्य कन्नड़, उन्होंने भी कुछ बताया था, मैटर के बारे में बताया था उन्होंने। देख लो क्या पढ़ना चाहते हो। आचार्य कनाडा, कनाडा। और ये कौन है? पढ़ो जरा पढ़ो। ल्यूसिपस। और आगे कौन है? तो इनिशियली इन्होंने एटम्स के बारे में आचार्य कनाडा, कनाडा तो नहीं है ये, क्या पढ़ेंगे इसको, जो भी है चलो पढ़ लेना। ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस, इन्होंने एटम्स के बारे में इनिशियली कुछ इंफॉर्मेशंस, बेसिक इंफॉर्मेशंस इन्होंने एटम के बारे में बताई थी। क्या थी वो? मोर देन 2000 ईयर्स अगो थिंकर्स इन एंसेंट इंडिया, एंसेंट ग्रीस ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चंस? कि एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है और वो कैसे अरेंज्ड है। तो इन लोगों ने ट्राई किया बताने के बारे में। सो व्हाट इज एवरीथिंग मेड अप ऑफ, वो तो हम पढ़ चुके हैं, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। बट अब तो बात चल रही है कि एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है। ठीक है, तो ये तीन लोग थे जिन्होंने, आचार्य, इस नाम को कुछ तो सही प्रोनाउंसिएशन होगा भी इस नाम का, स्पेलिंग बोलना जरा एक बार। ये इसने क्या उर्दू निकाल दी, पता नहीं कौन। कन्नड़ा आचार्य। ये कन्नड़ के थे ना, कन्नड़ जानते हो ना, कन्नड़ लैंग्वेज मतलब। ठीक है, सेकंड कौन थे? ल्यूसिपस, ये कहां से थे? ग्रीस से थे। ये भी ग्रीस से थे? नहीं, ये ग्रीस से तो नहीं थे, एक बार बुक दो जरा। ग्रीस से ही थे। ठीक है, ठीक है भाई। तो इन्होंने इनिशियली एटम के बारे में क्या बताया? तो हमारे आचार्य जी ने एटम के बारे में क्या बताया? suggested that if the matter is divided repeatedly, a stage is reached where the particles can no longer be divided। इन्होंने ये बताया कि अगर आप मैटर को डिवाइड करते जाते हो तो एक स्टेज आ जाएगी कि उस स्टेज के बाद आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अगर मैटर को हम डिवाइड करते रहें, जैसे कोई भी एक मैटर का पीस है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, फिर एक पीस को अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, फिर उसको अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो एक स्टेज ऐसा आ जाएगा कि उस स्टेज के बाद आप फर्दर डिवीजन नहीं कर पाओगे। ठीक है, और इन्होंने मैटर को क्या नाम दिया था? क्या नाम है ये? द्रव्य। द्रव्य इज डिवाइडेड रिपीटेडली इन ए
रिपीटेडली, अगर रिपीटेडली डिवाइड किया जाए तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी, उस स्टेज के बाद आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, क्या कहा उन्होंने, तो ये जो पार्टिकल्स ही कॉल्ड दीज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिस स्टेज पे आके कुछ पार्टिकल्स बच गए, कोई पार्टिकल बचा और उस पार्टिकल को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, मैटर को डिवाइड करते रहे, एक स्टेज ऐसा आ गया कि एक पार्टिकल आपको मिला, उस पार्टिकल को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, उस पार्टिकल का नाम इन्होंने क्या लिखा, परमाणु। ठीक है, परमाणुज मतलब ये प्लूरल बन गया। ठीक है, तो उन्होंने मैटर से जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल निकल के आया उसको क्या नाम दिया, परमाणु। His idea was recorded in संस्कृत टेक्स्ट, कौन क्या था इस बुक का नाम, पढ़ो जरा, वैशिष्का सूत्राज। ठीक है, संस्कृत की बुक में ये रिकॉर्ड हुआ। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग परमाणु क्या था, स्मॉलेस्ट पार्टिकल था। इनके अकॉर्डिंग परमाणु क्या था, स्मॉलेस्ट पार्टिकल था, बहुत छोटा था, जिसको हम सेंस नहीं कर सकते, मतलब हम ऑब्जर्व या फील नहीं कर सकते। एक सिंगल परमाणु को हम ऑब्जर्व या फील नहीं कर सकते, देखने की तो बात ही नहीं है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, और इसको फर्दर डिवाइड भी नहीं किया जा सकता। इस स्टेज से आगे, परमाणु की स्टेज से आगे, परमाणु की जो स्टेज थी उससे आगे उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा कि मैटर को अगर आप डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है, आचार्य कन्नड़ा ने जो कहा था, क्या कहा था उन्होंने, कि मैटर को अगर आप डिवाइड करते रहेंगे तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि उस स्टेज के बाद आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे, और जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल बचेंगे जिनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, उनको इन्होंने क्या कहा, परमाणु। और ये किस बुक में लिखा गया, पढ़ो जरा, नाम पढ़ो, वैशिष्का सूत्राज। सूत्र ये सूत्राज होते हैं ना, संस्कृत के श्लोक वगैरह भी लिखे होते हैं, ये है ना, तो इसमें ये लिखा गया था। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग परमाणु क्या है, इनफाइनाइटली स्मॉल, मतलब बहुत ज्यादा छोटा है। ठीक है, इट कैन नॉट बी परसीव बाय द सेंस, आप इसको ऐसे फील या ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, इट इज क्या है ये, फर्दर आप इसको डिवाइड भी नहीं कर सकते। ठीक है, परमाणु वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल था इनके अकॉर्डिंग, जो क्या है, पहले हम एटम को समझते हैं कि एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन बाद में पता लगा कि एटम तो फर्दर डिवाइड, सॉरी, मैटर इनिशियली क्या था, मैटर के बारे में डिस्कशन होती थी कि मैटर कंटिन्यूस है या पार्टिकल फॉर्म में है। बाद में पता लगा कि मैटर पार्टिकल फॉर्म में है, मतलब मैटर अलग अलग पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, अलग अलग पार्टिकल, फिर उन पार्टिकल्स के बारे में डिस्कशन हुई, वो उन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया, एटम। फिर ये निकल के आया कि क्या एटम डिवाइड हो सकता है। ठीक है, और एटम के बारे में क्या कहा गया, इनिशियली यही कहा गया कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, एटम बहुत छोटा होता है, उसको हम ऑब्जर्व या फील नहीं कर सकते, और एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, ऐसा इनिशियल स्टेज में ऐसा माना जाता था। ठीक है, मैटर कैसे बना है, फॉर्मेशन ऑफ मैटर, टू परमाणुज कंबाइन टू फॉर्म ए, क्या है ये वर्ड, क्या होता है, दो परमाणु मिलके क्या बनाएंगे, हिंदी में परमाणु को क्या कहते हैं, हिंदी में परमाणु को क्या कहते हैं, परमाणु को क्या कहते हैं, पता नहीं, खैर चलो छोड़ो, चलो छोड़ो, परमाणु कंबाइन करके क्या बनाएंगे, जैसे दो एटम कंबाइन करके क्या बनाएंगे, दो एटम कंबाइन करके क्या बनाते हैं, आपने एक खैर आपने नहीं पढ़ा होगा, वो मॉलिक्यूल तो नहीं पढ़ा है ना आपने, और अभी तो मॉलिक्यूल पढ़े भी कहाँ गए, नहीं अभी तो मॉलिक्यूल, तो जब दो एटम बच्चों कंबाइन करते हैं, किसी भी पार्टिकल के दो एटम कंबाइन करके बनाएंगे तो क्या बनाएंगे,
क्या बनाएंगे? दो एटम मॉलिक्यूल बनाते हैं, बट अभी तो मॉलिक्यूल के बारे में बताया ही नहीं था किसी ने। तो इनिशियली जब इन्होंने नाम दिया इसको, क्या नाम दिया? डायड, क्या पढ़ेंगे इसको? डायड, डायड। क्या पढ़ोगे इसको? डायड, डायड। चलो पढ़ लेना जो पढ़ो। 3 परमाणु कंबाइंस टू फॉर्म ए ट्रायड, ट्रायड, डायड एंड ट्रायड, ट्रायड या ट्रायड, क्या पढ़ोगे? आप ऐसे समझ सकते हो, डाई का मतलब होता है दो, डाई का मतलब क्या होता है? दो। तो डायड मतलब यहां पर दो एटम्स मिले हैं। ट्रायड, ट्रायड का मतलब, ट्राई का मतलब होता है तीन, तो यहां पर तीन एटम्स कंबाइन हुए हैं। तो दो एटम्स ने मिलकर क्या बनाया? डायड बनाया। और तीन एटम्स ने मिलकर क्या बनाया? ट्रायड। ठीक है, दो एटम्स ने मिलकर क्या बनाया? डायड। और तीन एटम्स ने मिलकर क्या बनाया? तो दो एटम जब मिलते हैं तो वो क्या बनाएंगे? डायड। तीन एटम्स मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? ट्रायड। ठीक है, और बहुत सारे एटम्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं? मैटर। कोई भी मैटर जो बना है वो किससे मिलके बना है? एटम से मिलके बना है। तो जब बहुत सारे एटम मिलते हैं तो फिर क्या बनता है? मैटर बनता है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज पार्टिकल्स फॉर्म द मटेरियल यूनिवर्स इंक्लूडिंग लिविंग थिंग्स। ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन, पहले दो एटम मिले, दो एटम मिले, ठीक है, तो एक डायड बना। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट डायड्स मिलके, तो फिर ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन से क्या बना? मैटर बना। इस यूनिवर्स की जितने भी चीजें हैं वो सब एटम के कॉम्बिनेशन से बनी है। ठीक है, चलें आगे। दिस थ्योरी डिड नॉट स्पेसिफाई द प्रोपोर्शन इन विच, इसका लिमिटेशन क्या था? इन्होंने ये तो बता दिया कि दो एटम मिलकर डायड बनाएंगे, तीन एटम मिलकर ट्रायड बनाएंगे, और डिफरेंट सारे एटम मिलकर मैटर बनाएंगे, बट इन्होंने ये नहीं बताया, ये नहीं बता पाए कि ये एटम किस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं। ये एटम किस रेशियो में कंबाइन करेंगे? जैसे अभी आप आज की डेट में आप हाइड्रोजन जानते हो, मेरे ख्याल से आप हाइड्रोजन जानते होंगे, आप ऑक्सीजन भी जानते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। या आप वाटर जानते हैं, वाटर का फार्मूला H2O होता है। शायद नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, समझ जाओगे आगे जब चैप्टर में आएगा। तो देखो यहां पर दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम कंबाइन करता है तो वाटर बनता है। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन नंबर्स की फॉर्म में 2:1 के रेशियो में कंबाइन करते हैं। किस रेशियो में कंबाइन करते हैं? 2:1 के रेशियो में। ठीक है, आगे आएगा बाई मास। बाई मास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के रेशियो में कंबाइन करते हैं। ये अभी लिखने की जरूरत नहीं आपको, ये तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, आगे आएगा तब लिखना ये। ठीक है, तो ये ऐसी वाली कोई चीज नहीं बता पाए थे कि किस रेशियो में एटम्स कंबाइन करेंगे, डायड ट्रायड बनाएंगे। मान लो एक हाइड्रोजन का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है, वो कंबाइन करेंगे तो वो डायड बनाएंगे, ट्रायड बनाएंगे, किस रेशियो में बनाएंगे। इन्होंने ये बता दिया कि दो एटम कंबाइन हुए तो एक डायड बन गया, तीन एटम कंबाइन हुए तो एक ट्रायड बन गया। कब दो कंबाइन होंगे, कब तीन कंबाइन होंगे, किसके साथ कितने कंबाइन होंगे, एज सच ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं बता पाए थे। तो इस थ्योरी की जो लिमिटेशन थी, इन्होंने ये तो अच्छी बात बताई कि एक अकेला क्या है? एक एटम है, दो मिलके डायड बनाएंगे, तीन मिलके ट्रायड बनाएंगे। ठीक है, बट किस रेशियो में कंबाइन करेंगे, कितने, मतलब जैसे यहां पर रेशियो 2:1 का है, ऐसा कोई रेशियो नहीं बता पाए थे ये। तो दिस थ्योरी डिड नॉट स्पेसिफाई द प्रोपोर्शन इन विच द परमाणुज कंबाइन टू फॉर्म डिफरेंट सब्सटेंसेस। ये तो बता दिया कि यूनिवर्स के जितने भी सब्सटेंसेज है, जितने भी जो भी कुछ है यूनिवर्स का, वो सब मैटर से ही बना है, पर वो मैटर किस रेशियो में कंबाइन हुए हैं ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये दो साइंटिस्ट जो थे, ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस, इन्होंने भी एक सिमिलर कॉन्सेप्ट दिया। और उस कॉन्सेप्ट में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने वो जो छोटे पार्टिकल्स थे जिनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, इन्होंने उसका नाम क्या दिया? एटम्स।
आचार्य जी ने क्या बताया था? परमाणु, यानी कि उनके अकॉर्डिंग जो परमाणु था, इनके अकॉर्डिंग एटम, दोनों सेम चीजें हैं। ये भी यही कह रहे हैं कि मैटर को अगर हम डिवाइड करते जाएं तो एक स्टेज पे आ जाएंगे जब फर्दर जिसमें डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा, और जहां पर वो फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा, उन पार्टिकल्स को इन्होंने क्या नाम दिया? एटम्स। आचार्य जी ने उनको परमाणु कहा था। ठीक है, दे कॉल्ड द इंडिविजुअल पार्टिकल्स एटम्स। उन्होंने इन इंडिविजुअल पार्टिकल्स को क्या कहा? एटम्स कहा। द ग्रीक वर्ड एटम मीन्स, एटम का मतलब क्या होता है बच्चों? जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, राइट। द कॉन्सेप्ट ऑफ द एटम ओरिजिनेटेड एज एन इमेजिनरी आइडिया। उस टाइम तक जस्ट ये थ्योरेटिकल था, इन्होंने इस टाइप की थ्योरीज दी थी, कोई प्रैक्टिकल प्रूफ इन्होंने इस चीज का नहीं दिया था। इट वाज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल, इट वाज नॉट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। जस्ट ये लोग ऐसा सोच रहे थे, थ्योरी बेस्ड कॉन्सेप्ट था ये, यहां तक कोई प्रैक्टिकली ऐसा नहीं देखा गया था कि एटम एक इंडिविजुअल पार्टिकल है। राइट, चलें आगे। उसके बाद जॉन डाल्टन ने क्या कहा? उन्होंने भी एक एटॉमिक थ्योरी दी इन 1808। साइंटिस्ट कौन थे? जॉन डाल्टन प्रपोज्ड ए एटॉमिक थ्योरी। हिज थ्योरी वाज बेस्ड ऑन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ साइंटिफिक प्रूफ इन चीजों के दिए थे। ठीक है, मेन आइडिया क्या था इनका? ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। कॉन्सेप्ट इनका भी वही था कि जो मैटर है वो कुछ पार्टिकल्स का बना है, और वो पार्टिकल्स फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, और उन पार्टिकल्स का नाम तो पहले ही डिसाइड हो चुका था कि वो पार्टिकल्स क्या है? एटम है। एटम्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर। और जो मैटर बना हुआ है वो सभी मैटर्स किसके बने हैं? कोई भी मैटर है वो एटम से ही बना है। कोई भी मैटर है वो किससे बना है? एटम से बना है। तो एटम क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक। किसी भी मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन है? एटम है। जैसे हमारा बिल्डिंग ब्लॉक सेल होता है, बट सेल का बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? एटम। तो अल्टीमेटली हमारा भी बिल्डिंग ब्लॉक कौन हुआ? एटम हुआ। तो लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स, सभी के जो बिल्डिंग ब्लॉक हैं वो क्या है? एटम है। एटम्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स, यानी कि एटम कैसा होता है? कहाँ गया? इंडिविजिबल होता है। एटम कैसा होता है? इंडिविजिबल होता है। एटम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। डाल्टन्स की थ्योरी की इंपॉर्टेंस क्या है? इट वाज द फर्स्ट साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन। अब तक जो साइंटिस्ट बता रहे थे वो थ्योरेटिकली बता रहे थे, उनके पास इस चीज के कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं थे, तो इन्होंने चीजों को थोड़ा सा साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट करके देखा। इट वाज द फर्स्ट साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन हाउ द मैटर इज मेड। इट बिकेम द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर। यहां से एटम के बारे में मोर इन्फॉर्मेशंस आगे आना स्टार्ट हुई। तो ये क्या था? यहाँ पर जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट था कि एक्सपेरिमेंटली एटम को इन्होंने एक्सपेरिमेंटल आइडिया दिया कि एटम इंडिविजुअल है। ठीक है, इससे पहले जितने भी कॉन्सेप्ट दिए थे वो क्या थे? थ्योरेटिकल थे। ठीक है, डाल्टन्स आइडिया तो वही था इनका भी कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स, जिनको क्या कहेंगे? एटम्स। एटम्स इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ atomic model. More than 100 years ago, scientists tried to imagine what atoms might look like, proposing a simple model. एटम के बारे में पता लग गया था, लेकिन ये नहीं पता था कि एक्चुअली एटम किस टाइप का है, एटम के अंदर फर्दर कुछ और पार्टिकल्स हैं या नहीं है, अगर हैं तो वो कैसे अरेंज्ड हैं, कौन कौन से पार्टिकल्स हैं। काफ़ी टाइम तक ये एक पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन था। ठीक है, so more than 100 years ago scientists tried to imagine
व्हाट एटम्स माइट लुक लाइक प्रपोजिंग ए सिंपल मॉडल। तो सबने अपनी जो साइंटिस्ट उस टाइम पे इस बारे में काम कर रहे थे, सबने अलग अलग आइडिया देना स्टार्ट करे। किसी ने कहा एटम ऐसा होगा, किसी ने ऐसा होगा, अलग अलग थ्योरीज उन्होंने बताई। ठीक है, फिर एक साइंटिस्ट निकल के आए, नाम आया क्या, जे थॉमसन। इन्होंने थोड़ा सा एटम के बारे में बताना स्टार्ट किया कि एटम कैसा होगा। इस पे तो हम बाद में आएंगे, पहले पीछे का पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मोर देन 100 ईयर्स अगो साइंटिस्ट ट्राई टू इमेजिन, साइंटिस्ट ने इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया था कि एटम कैसा होगा। ए न्यू एक्सपेरिमेंट, एज न्यू एक्सपेरिमेंट्स वर परफॉर्म्ड एंड न्यू एविडेंस कम टू द लाइट, दीज मॉडल्स वर चेंज्ड एंड इम्प्रूव्ड। धीरे धीरे जैसे जैसे नई नई इंफॉर्मेशन पता लगती गई, वो मॉडल्स जैसा इनिशियल साइंटिस्ट ने बताया था, धीरे धीरे उनमें चेंजिंग होते गए। इनिशियली कुछ और बताया गया था, फिर उसको लोगों ने ऑब्जर्व करना, मतलब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करने की कोशिश की जो बताया गया था। फिर उसमें कुछ कमियां निकली, उनको ठीक करके किसी दूसरे आदमी ने, दूसरे साइंटिस्ट ने फिर कुछ और बताया, उसमें कुछ कमियां निकली, फिर किसी नए साइंटिस्ट ने और आगे के बारे में बताया। ऐसे धीरे धीरे एक इम्प्रूव्ड थ्योरी हमारे पास निकल के आई एटम के बारे में। एज न्यू एक्सपेरिमेंट्स वर परफॉर्म्ड एंड न्यू एविडेंस कम टू द लाइट, दीज मॉडल्स वर चेंज्ड एंड इम्प्रूव। धीरे धीरे वो मॉडल, जो बेसिक मॉडल दिए गए थे एटम के, वो चेंज होते रहे और इम्प्रूव होते रहे, मतलब हम ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ बढ़ते रहे। ऑल्दो वी नो दैट द अर्ली मॉडल्स वर नॉट फुल्ली करेक्ट, शुरू में जो बताए गए थे वो पूरी तरह करेक्ट नहीं थे, लेकिन एक बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी थी उन्होंने। उसी के आगे काम हुआ तो कुछ और नई चीजें, करेक्ट चीजें निकल के आई, फिर और आगे वर्क हुआ और नई चीजें और करेक्ट, ज्यादा करेक्शन हुआ उनमें। ऑल्दो वी नो दैट द अर्ली मॉडल्स वर नॉट फुल्ली करेक्ट, शुरू में जो मॉडल आए थे वो पूरी तरह सही नहीं थे। जैसे आप आगे पढ़ेंगे, थॉमसन ने मॉडल दिया था, उन्होंने वो मॉडल सही नहीं था, बट उन्होंने एक बेसिक इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड कर दी थी, जिसके ऊपर आगे काम हुआ, उसमें कमियां निकल के आई, तो उससे कुछ नए रिजल्ट सामने आए। देवर स्टिल, फिर भी वो इंपॉर्टेंट क्यों थे? बिकॉज दे शो हाउ द साइंटिस्ट मूव फॉरवर्ड। उन्हीं को बेस मान के साइंटिस्ट ने आगे काम करना स्टार्ट किया, वो आगे बढ़े। ठीक है, ऑल्दो वी नो दैट, हाँ ठीक है, वन स्टेप एट ए टाइम ड्रिवन बाई, तो एक जो उन्होंने बेसिक स्टेप दिए थे, बेसिक इंफॉर्मेशन दी थी, उन्हीं को स्टेप बना के बाकी साइंटिस्ट ने उन पे जो क्वेश्चनिंग करके, वहां उन एक्सपेरिमेंट्स को ऑब्जर्व करके, फर्दर उन पे क्यूरीज क्रिएट करके, जो क्यूरियोसिटी उनके माइंड में थी, उनके बेस पे एक्सपेरिमेंट्स करके उन्होंने आगे फर्दर एटम को डिस्कवर करना स्टार्ट किया। ठीक है, डिस्कवरी दैट एटम्स आर, क्या लिखा अभी, डिविजिबल। अब तक तो हम ये समझते थे कि एटम इंडिविजिबल है, फिर बाद में पता लगा कि नहीं, एटम इंडिविजिबल तो नहीं है। ठीक है, तो एटम के बारे में पढ़ें इसको, पहले वाले को। Until the late 19th century, atoms were thought to be smallest individual unit of the matter. 19th century तक क्या समझा जाता था कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, कि एटम क्या है, इंडिविजिबल है, फर्दर डिवाइड एटम को नहीं कर सकते। ठीक है, साइंटिस्ट डिस्कवर्ड दैट सर्टेन एलिमेंट्स अमिट्स इनविजिबल एनर्जी। साइंटिस्ट ने क्या देखा कि कुछ एलिमेंट्स कुछ एनर्जी, इनविजिबल एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, इनविजिबल एनर्जी एंड पार्टिकल्स, जिनको क्या कहा गया, रेडिएशंस। ठीक है, आपने सुना होगा कि जब एटम बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो कुछ रेडिएशन सालों तक निकलते रहते हैं, सुना होगा ना। रेडिएशंस, और वो रेडिएशंस मतलब आने वाली जनरेशंस को भी इम्पैक्ट करती हैं, है ना। तो वो रेडिएशंस क्या होती है? साइंटिस्ट डिस्कवर्ड दैट सर्टेन एलिमेंट्स एमिट्स इनविजिबल एनर्जी एंड पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड रेडिएशंस। क्या देखा साइंटिस्ट ने
कि कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो रेडिएशंस रिलीज कर रहे हैं, उनसे रेडिएशंस निकल रही हैं। अब रेडिएशंस निकल रही हैं तो वो फिर इसका मतलब एटम इंडिविजुअल तो नहीं हो सकता, और उसके अंदर से रेडिएशंस निकल रही है तो पार्टिकल्स निकल रहे हैं उसके अंदर से। पार्टिकल्स निकल रहे हैं तो किसी एक चीज के अंदर से पार्टिकल्स निकल रहे हैं, तो इसका मतलब वो एक इकट्ठी चीज तो नहीं है। अगर वो इंडिविजुअल होता तो फिर वो पार्टिकल कहां से निकल रहे हैं? नहीं, अगर उसके अंदर से पार्टिकल्स निकल रहे हैं, अगर हम वाटर को एज ए होल कंसिडर कर लें कि वो वाटर अलग अलग पार्टिकल्स का नहीं बना, वाटर एज ए होल है, तो फिर वाटर वेपर्स जो ऊपर निकल के आ जाते हैं वो कहां से आएंगे? अगर वो एज ए होल है कंप्लीट, तो फिर वाटर वेपर्स कहां से आएंगे? आएंगे क्या? वाटर वेपर इसलिए आ पाते हैं कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं वाटर के, वाटर के इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल इवेपोरेट होके ऊपर आ रहे हैं। तो इसी तरह से कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो क्या कर रहे थे? रेडिएशन रिलीज कर रहे थे। ठीक है, तो रेडिएशन रिलीज करने का मतलब है कि वो इंडिविजुअल तो नहीं हो सकते। ठीक है, और ये जो रेडिएशन एमिट करने का जो प्रोसेस होता है इसको क्या कहा जाता है बच्चों? रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना। दिस फिनोमिना इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। रेडिएशंस का जो एमिशन है, किसी एलिमेंट से रेडिएशंस का एमिशन होना क्या कहलाता है? रेडियो एक्टिविटी। उस एलिमेंट को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, दिस शोड दैट एटम मस्ट बी कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स। रेडिएशंस या पार्टिकल्स निकलने का मतलब था कि एटम्स इंडिविजुअल नहीं हो सकता, डेफिनेटली उसके अंदर कुछ ना कुछ और चीजें भी है। एटम्स वर नॉट इंडिविजुअल एज प्रीवियसली बिलीव्ड। तो यहां से ये कंसेप्ट निकल के आया कि एटम इंडिविजुअल नहीं है, उसके अंदर और भी पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, चलें आगे। देन एक साइंटिस्ट आए बच्चों, जे थॉमसन। कौन थे ये? जे थॉमसन। क्या नाम था इनका? जे थॉमसन। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? जैसे ये आप देख रहे हो, ये क्या है? क्या है ये? देखिए पहले किसी ने। ये एक ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर है, ग्लास ट्यूब है। इसमें इन्होंने यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? कंडक्टर क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो ये दो इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं। ठीक है, इनको इन्होंने हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है। आपने भी देखा होगा बैटरी में दो एंड होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव से कनेक्ट होगा उसे क्या कहेंगे? एनोड। जो नेगेटिव से कनेक्ट होगा उसे क्या कहेंगे? कैथोड। यहां पर ये एक वैक्यूम पंप है, इससे इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया जा सकता है। वैक्यूम क्रिएट करके कोई पर्टिकुलर टाइप की गैस इसके अंदर डालनी है तो वो डाली जा सकती है। ठीक है, तो जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसका नाम क्या है भाई? कैथोड रे ट्यूब, ये, या इसको डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं। In 1987, J. Thomson studied the conduction of electric current through the gases at a low pressure. ठीक है, उन्होंने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वैक्यूम पंप से इसकी एयर को बाहर निकाल दिया, तो क्या हुआ? इसके अंदर प्रेशर कम हो गया, और उन्होंने कोई अपनी चॉइस की गैस इसके अंदर डाल दी। कोई बहुत हाई प्रेशर नहीं, लो प्रेशर पे। ठीक है, तो इन 1897 जे थॉमसन studied the conduction of electric current through the gases at very low pressure। मतलब इस गैस के अंदर जो, इस ट्यूब के अंदर जो प्रेशर था वो क्या था? काफी कम था। वैक्यूम पंप से उन्होंने अंदर के प्रेशर को कम कर दिया। वैक्यूम पंप से उन्होंने अंदर की एयर को बाहर निकाल दिया और बहुत कम गैस इसके अंदर डाली, तो गैस का प्रेशर अंदर क्या रहेगा? काफी कम रहेगा। ठीक है, ही यूज्ड ए ग्लास ट्यूब with 2 electrodes and apply high voltage। एक ग्लास ट्यूब को उन्होंने इसके लिए यूज किया, जिसके अंदर उन्होंने लो प्रेशर रखा, लो प्रेशर पे कोई गैस इसके अंदर भरी। ठीक है, और उसको हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया। बैटरी के जो पॉजिटिव एंड से जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट होगा उसे कहेंगे एनोड, और जो बैटरी के नेगेटिव एंड से जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट होगा उसे क्या कहेंगे? कैथोड।
और ये एक्सपेरिमेंट कौन कर रहे थे? जे थॉमसन। ठीक है। ही ऑब्जर्व रेज मूविंग फ्रॉम द कैथोड टू एनोड। क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने? कि जो रेज हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही हैं। जब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि रेज आर मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, मतलब रेज नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रही हैं। ठीक है, समझ आया? जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक ग्लास ट्यूब के अंदर लो प्रेशर वैक्यूम से लो प्रेशर क्रिएट किया, 2 इलेक्ट्रोड उसके अंदर रखे, उन इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट किया और कोई लो प्रेशर पे कोई गैस उसके अंदर फिल की। ठीक है, और उन्होंने जब बैटरी से कनेक्ट किया तो उन्होंने क्या देखा कि रेज ट्रेवल कर रही है कहां से कहां? कैथोड से एनोड तक। ही ऑब्जर्व दैट रेज मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। कैथोड कौन सा इलेक्ट्रोड होता है? जो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होता है। एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड होता है? जो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होता है। चलें आगे। उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन देखी इसमें? क्या ऑब्जर्व किया? बाय स्टडिंग दीज कैथोड रे इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, थॉमसन कंक्लूड दैट दे आर स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। क्या है ये? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। उन्होंने ये देखा कि ये जो रेज ट्रेवल कर रही है ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की, मतलब ये पार्टिकल्स की बनी है और इन पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स मतलब ये जो रेज ट्रेवल कर रही हैं इनके अंदर पार्टिकल्स हैं और वो पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि उन्होंने इसे एक साइड पे जैसे हाई वोल्टेज पॉजिटिव चार्ज अप्लाई कर दिया तो ये रेज इसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अब पॉजिटिव चार्ज की तरफ तो नेगेटिव चार्ज ही डिफ्लेक्ट हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन डिफ्लेक्ट हो सकता है? नेगेटिव चार्ज डिफ्लेक्ट हो सकता है। तो उनको इससे आइडिया मिला, उनको क्या आइडिया मिला इससे कि ये जो रेज हैं ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की बनी है। ठीक है, दीज पार्टिकल्स आर मच स्मॉलर देन एटम। और ये जो पार्टिकल्स हैं ये एटम से काफी छोटे हैं, तो ये एटम तो नहीं हो सकते, ये एटम तो नहीं हो सकते, एटम से काफी छोटे हैं। दीज पार्टिकल्स वर लेटर, बाद में इनको क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन। बाद में इन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन्स। तो जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिन्होंने एक ग्लास ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड रखे, उन इलेक्ट्रोड को बैटरी से कनेक्ट किया और गैस इसके अंदर लो प्रेशर पे कोई गैस फिल की। जब उन्होंने हाई वोल्टेज से इसको कनेक्ट किया तो उन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, कहां से कहां? कहां से कहां तक? नेगेटिव से पॉजिटिव तक, यानी कि कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेज मूव कर रही है। जब उन्होंने इस ट्यूब के बाहर एक पॉजिटिव फील्ड लगाया तो ये जो रेज थी ये डिफ्लेक्ट हो गई पॉजिटिव चार्ज की तरफ, जिससे ये पता लगा कि ये इनके जो पार्टिकल्स हैं ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। और बाद में इन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया? उन्होंने ये भी देखा कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये एटम से काफी छोटे साइज के हैं और बाद में इन पार्टिकल्स का नाम क्या बना दिया? नाम क्या दिया गया इनको? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, राइट। क्या किया था इन्होंने? हाई वोल्टेज के ऊपर हाई वोल्टेज अप्लाई की थी। ठीक है, और अंदर का जो प्रेशर था, उसके जो गैस थी अंदर, उसमें प्रेशर काफी, गैस का प्रेशर काफी कम था, लो प्रेशर। अंदर जो ट्यूब के अंदर जो प्रेशर था वो लो प्रेशर था। ठीक है, एक वैक्यूम पंप से इन्होंने इसके अंदर लो प्रेशर क्रिएट किया। पॉजिटिव से जो पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव एंड से जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट होगा उसे एनोड कहेंगे और बैटरी के नेगेटिव एंड से जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट होगा उसे क्या कहेंगे? कैथोड। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकाला उन्होंने? इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? द नेचर ऑफ कैथोड रे, ये जो रेज ट्रेवल कर रही थी इनको नाम क्या दिया उन्होंने? कैथोड रे। ये जो रेज ट्रेवल कर रही थी उन्होंने ऑब्जर्व किया था ना कि रेज ट्रेवल कर रही है। बाय स्टडिंग दीज कैथोड ही यूज
ही ऑब्जर्व दैट रेज मूविंग फ्रॉम द कैथोड टू एनोड, रेज मूव कर रही है कहां से कहां तक, कैथोड से एनोड की तरफ। इन रेज को उन्होंने क्या नाम दिया, कैथोड रे। क्या नाम दिया, कैथोड रे। द नेचर ऑफ कैथोड रेज वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द, अच्छा फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस गैस को बदल के देखा, इसके अंदर जो गैस भरी थी उस गैस को चेंज करके देखा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वही एक्सपेरिमेंट, उसी टाइप से एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन आई जो पहले आ रही थी। ऐसे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के साथ ट्राई किया, ठीक है। और उसके बाद क्या कंक्लूजन निकाला, द नेचर ऑफ कैथोड रे was independent of the material of the cathode and the gas filled in the cathode ray tube. Nature of cathode rays was independent of the material of, या इलेक्ट्रोड होना चाहिए, the nature of cathode rays was independent of the material of the electrodes, मतलब उन्होंने इलेक्ट्रोड्स बदल के देखे तो भी कोई डिफरेंस नहीं आया। एंड द गैस फिल्ड इन द कैथोड रे ट्यूब, गैस को भी चेंज करके देखा, उन्होंने इलेक्ट्रोड्स को चेंज करके देखा और अंदर की गैस को भी चेंज करके देखा, बट कोई एक्सपेरिमेंट में कोई डिफरेंस नहीं आया। वैसा ही एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व किया उन्होंने, वैसी ही ऑब्जर्वेशन उन्होंने हर बार ऑब्जर्व की, ठीक है। तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जी ये कैथोड रेज बन रही हैं, कैथोड रेज जब हाई वोल्टेज अप्लाई करने पे जो कैथोड रेज मूव कर रही हैं कहां से कहां तक, कैथोड से एनोड तक, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है किससे, इलेक्ट्रोड किस मटेरियल के बने उससे, एंड अंदर ट्यूब के अंदर कौन सी गैस फिल की हुई है इससे भी, राइट, दोनों से वो इंडिपेंडेंट है। द नेचर ऑफ कैथोड रे वाज इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड द गैस फिल्ड इन द कैथोड ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। जो कैथोड रेज हैं जो जनरेट हुई थी हाई वोल्टेज अप्लाई करने पे, ठीक है, वो इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड नहीं करती कि इलेक्ट्रोड आपने किस मटेरियल के यूज किए हैं। सेकंड, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, कैथोड रे ट्यूब के अंदर जो गैस है वो कौन सी गैस फिल की हुई है इसका भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं था, इंडिपेंडेंट थी उस। दिस शोड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ ऑल एटम्स, तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि इलेक्ट्रॉन्स तो सभी एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी एक पर्टिकुलर एटम में होते तो फिर इलेक्ट्रोड बदलने से हो सकता है सेम ऑब्जर्वेशन नहीं होती, या गैस चेंज करने से कुछ डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस आती, लेकिन हर बार सेम ऑब्जर्वेशन आने से ये कंक्लूजन निकाला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फंडामेंटल कंपोनेंट है सभी एटम्स के। एटम चाहे किसी भी मटेरियल का हो, एटम चाहे किसी भी मटेरियल का हो, सभी के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और वो क्या है, फंडामेंटल कंपोनेंट है, मतलब वो जो एटम है वो उसका ही एक कंपोनेंट है, जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम का एक कंपोनेंट है और सभी एटम्स के पास है, राइट, एंड आर प्रेजेंट इन एवरी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एटम हो सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन है। द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाद में अलग अलग एक्सपेरिमेंट और आगे बढ़े और बाद में ये पता लगा द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम होती है चार्ज की यूनिट, चार्ज को कूलम में मेजर करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और कितना चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज, -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसको क्या लिया जाता है, एक यूनिट, -1 यूनिट, एक यूनिट, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को एक यूनिट माना जाता है, ठीक है। चलें आगे। तो जे थॉमसन के बारे में आपने स्टडी कर लिया है कि एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये पता लगाया कि कैथोड से एनोड की तरफ एक रे, जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो रेज मूव करती हैं, ठीक है, और वो रेज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की बनी है, और उस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को बाद में क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन्स।
J.J. Thomson's most significant discovery was that atoms are not indivisible. J.J. थॉमसन की डिस्कवरी के बाद क्या निकल के आया कि एटम वाज नॉट इंडिविजिबल. ही डिस्कवर्ड दैट इलेक्ट्रॉन, क्या 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 डिस्कवर किया इन्होंने? ही डिस्कवर्ड दैट इलेक्ट्रॉन्स, टाइनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द एटम. तो यहां से ये बात कंफर्म हो गई थी. अभी तक तो लोग ऐसा समझ रहे थे, ऐसा सोच रहे थे कि एटम्स इंडिविजुअल नहीं है, लेकिन इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया कि एटम इंडिविजिबल नहीं है. ही डिस्कवर्ड, और उन्होंने एटम के अंदर एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल डिस्कवर किया जिसका नाम क्या दिया गया? इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या था? एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था. कहां पर प्रेजेंट था? एटम के अंदर. He received a Nobel Prize in the Physics in 1906 for his studies of the electrical conductivity of the gases. This research laid the foundation for the development of atomic theory and modern physics. ठीक है भाई, चलें आगे. तो जे थॉमसन ने क्या बताया था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है. थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, फिर उन्होंने अपना एक मॉडल दिया. ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने एटम के बारे में, कि अभी तक लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि एटम के अंदर कुछ है और पार्टिकल्स हैं तो क्या है, कैसे हैं, और वो कैसे अरेंज्ड है, क्या है और कैसे अरेंज्ड है. तो इन्होंने ये बता दिया कि हाँ, एटम के अंदर एक पार्टिकल और है और उस पार्टिकल का नाम है इलेक्ट्रॉन और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. इतना काम इन्होंने कर दिया. फिर उन्होंने एटम के बारे में अपनी एक थ्योरी दी, क्योंकि अभी तक लोग सोच रहे थे ना कि अगर उसके अंदर और पार्टिकल्स हैं तो वो कैसे अरेंज्ड हैं. तो इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी, ठीक है, एक मॉडल बनाया, ठीक है, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जिसे क्या कहा जाता है? थॉमसन मॉडल ऑफ एटम. और ये इनिशियल मॉडल था, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक तो इन्होंने दिया था, ठीक है. When J.J. Thomson discovered the tiny negatively charged particle called electron, he faced a puzzle. उन्होंने ये तो बता दिया एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन साइंटिस्ट ये ऑब्जर्व कर पा रहे थे कि एटम के ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है. साइंटिस्ट ये ऑब्जर्व कर पा रहे थे कि एटम के ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है. अब अगर एटम के ऊपर, इन्होंने कह दिया कि एटम के अंदर एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है. इन्होंने क्या कहा कि एटम के ऊपर, एटम के अंदर एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, लेकिन पूरे एटम के ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं होता. इसका मतलब डेफिनेटली इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कोई पॉजिटिव चार्ज भी यहां पर होगा. इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कोई पॉजिटिव चार्ज भी होगा, ठीक है. When J.J. Thomson observed the tiny negatively charged particle called electron, he faced a puzzle. Atoms are neutral, so where is the positive charge present? एटम, अगर पूरा एटम एक न्यूट्रल है, मतलब पूरे एटम पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि नेगेटिव चार्ज तो है एटम के पास, तो फिर उसको कैंसिल करने के लिए डेफिनेटली कोई पॉजिटिव चार्ज भी एटम के पास है. तो फिर वो पॉजिटिव चार्ज कहां पर प्रेजेंट है? अब ये पजल बन गया, ये क्वेश्चन निकल के आ गया कि फिर पॉजिटिव चार्ज कहां पर है एटम के पास, ठीक है. तो थॉमसन ने एक मॉडल दिया, थॉमसन एटॉमिक मॉडल. थॉमसन ने क्या कहा? थॉमसन प्रपोज्ड दैट एटम टू बी ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. उन्होंने कहा कि एटम एक स्फीयर है, एटम एक स्फीयर की तरह है. स्फीयर समझते हो ना? एटम एक स्फीयर की तरह है और ये पूरा स्फीयर ही एक पॉजिटिव चार्ज है. ये पूरा स्फीयर ही क्या है? पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ है. और इसके बीच बीच में ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है इंबेडेड हैं. आप इसको इस चीज से समझ सकते हो, वाटरमेलन, कि ये जो जितना भी नेगेटिव, ये रेड पार्ट है वाटरमेलन का, ये रेड पार्ट जो है ये पॉजिटिव चार्ज है. क्या है ये? पॉजिटिव चार्ज. इसी तरह से एटम, जैसे वाटरमेलन के अंदर मोस्टली रेड पार्ट ही होता है, इसी तरह से उन्होंने कहा कि एटम जो है वो एक स्फीयर है और वो स्फीयर एक पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ है. वो पूरा चार्ज पॉजिटिव चार्ज है,
जैसे कि वाटरमेलन का जो रेड पार्ट होता है उसको अगर पॉजिटिव चार्ज मान लिया जाए तो इसी टाइप से एटम है। और जैसे वाटरमेलन के जो सीड्स हैं वो बीच बीच में ऐसे एम्बेडेड हैं, मतलब फिक्स हैं। एम्बेडेड का मतलब समझते हो ना, जैसे वाटरमेलन के सीड्स एम्बेडेड हैं इसके बीच में, इसी तरह से एटम के पॉजिटिव चार्ज के बीच में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं ऐसे। और इसकी वजह से पूरा एटम एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, कि जितना पॉजिटिव चार्ज है इसके पास उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, इसलिए एटम एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। करेक्ट। तो थॉमसन ने अपना एक मॉडल दिया, उन्होंने क्या कहा कि थॉमसन प्रपोज दैट एटम टू बी ए स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। उन्होंने कहा कि एटम एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, ठीक है, विद इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इट, और इलेक्ट्रॉन्स इसके बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। दिस मॉडल वाज कंपेयर टू ए पुडिंग विद प्लम एम्बेडेड इन इट। ये जानते हो पुडिंग विद प्लम क्या होता है? खाने की कोई चीज होती है, देख के आना आज, ठीक है। इट इज कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल, और इस मॉडल को क्या नाम दिया, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। तो ऐसा थॉमसन ने कहा कि एटम एज ए होल, जो एटम पूरा है ये एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन इसके बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और एज ए होल एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। लिखना है, कोई बात नहीं, नोट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है बच्चों। ये क्या आ गया भी बीच में, सपोज दैट you made up your own atom as Thomson described, using clay of the positive charge and small beads for the electron spread throughout it. What will happen if positive charge on the clay is less than the total negative charge? आप एक मॉडल बना रहे हो, ठीक है, और आपका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाए, ज्यादा या कम? पॉजिटिव चार्ज ऑन द क्ले इज लेस देन द टोटल नेगेटिव चार्ज। आपका पॉजिटिव चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज लेस हो गया नेगेटिव चार्ज से, तो एटम पूरे एटम के ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तो फिर एटम क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बन जाएगा, ठीक है। जबकि एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, एटम के ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। बाय मिस्टेक द क्ले इटसेल्फ कैरीज ए बिट नेगेटिव चार्ज, हो सकता है मिट्टी के पास पहले से ही, क्ले के पास पहले से ही नेगेटिव चार्ज हो। वुड योर मॉडल स्टिल रिप्रेजेंट द न्यूट्रल एटम? नहीं करेगा, क्योंकि फिर नेगेटिव चार्ज तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। Could an orange or a lemon which also contains seeds inside soft pulp be a good comparison? क्या ये कंपैरिजन हो सकता है? ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो सीड्स हैं वो ऑलमोस्ट एक ही जगह पर होते हैं, पूरे उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, जबकि वाटरमेलन में आपने देखा होगा कि सीड्स थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ये उतना परफेक्टली हम कंपेयर इसको नहीं कर सकते जितना वाटरमेलन को किया जा सकता है। इन व्हाट वेज डज इट मैच? ये जो प्लम वाला पार्ट है, सॉफ्ट पल्प वाला जो पार्ट है, ये तो ठीक है पॉजिटिव चार्ज की तरह से है, लेकिन ये जो सीड्स हैं ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए थे थ्रू आउट इट, वो नहीं है। तो ये पल्प वाला पार्ट तो है, मैच कर रहा है, लेकिन सीड्स वाला नहीं कर रहा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज तो मैच कर रहा है, लेकिन नेगेटिव चार्ज का जो आइडिया था वो मैच नहीं कर रहा। इन व्हाट डज इट मैच द थॉमसन मॉडल एंड वेयर डज इट फॉल शॉर्ट? क्लियर है। सीड्स आर लार्जर एंड स्प्रेड separated, electrons are tiny and not separated particles. इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं भी, छोटे होते हैं, सीड्स क्या है, लार्जर है, ठीक है। सीड्स आर लार्जर एंड सेपरेट, इलेक्ट्रॉन्स आर टाइनी एंड नॉट सेपरेट पार्टिकल्स। अच्छा, सीड्स अलग अलग भी हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के, इलेक्ट्रॉन अलग अलग टाइप के नहीं हो सकते, है ना।
यहां पर तो इन्होंने कंपैरिजन कुछ और पूछा है ना, यहां पर तो इसके बीच में ये क्या है, ऑरेंज, इनके बीच में पूछा है कि क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन मतलब एटम की तरह कंपेयर किए जा सकते हैं। नहीं किए जा सकते। क्यों नहीं किए जा सकते? हाँ, इसके इसके सीड्स अलग हैं, इसके सीड्स अलग हैं, तो फिर अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। ये यहाँ पर तो इन्होंने क्या पूछा, कुड ऑरेंज और ए लेमन विच ऑल्सो कंटेन सीड इनसाइड द पल्प बी ए गुड कंपेरिजन, यही करवाना चाह रहा है ना ये हमसे, या कुछ और? क्या करवाना चाहता है? और ऑरेंज का साइज भी बड़ा होता है, लेमन से तो काफी बड़ा होता है। Could an orange or a lemon which also contains seed inside the soft pulp be a good comparison? किसके लिए? एटम से या इन दोनों के बीच में कंपैरिजन हो सकते हैं ये दोनों? in what ways it match थॉमसन्स आइडिया? ये आइडिया तो मैच करता है कि जो रेड पार्ट है यानी कि पल्प वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज की तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन सीड्स नेगेटिव चार्ज थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है। सीड्स इनसाइड द सॉफ्ट पल्प, इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, सीड्स इनसाइड सॉफ्ट पल्प, इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव स्फीयर। ठीक है। सीड्स आर लार्जर एंड सेपरेट, इलेक्ट्रॉन्स आर टाइनी एंड नॉट सेपरेट पार्टिकल्स। ये वाली बात मुझे कुछ ज़्यादा इसकी समझ तो नहीं आई कि ये क्या कहना चाह रहा है, बट आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो कि जो उन्होंने थॉमसन ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स हर जगह सेपरेटेड हैं, मतलब इसके बीच बीच में, जबकि यहाँ पर सारे सीड्स कॉन्सेंट्रेटेड हैं। जबकि वाटरमेलन को देखा जाए तो वाटरमेलन के सीड एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होते, वो थ्रू आउट उसके रेड पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। Why did Thomson conclude that electrons are present in all atoms? ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड्स यूज करके देखे थे। हर बार वो सेम ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व कर रहे थे, उनका ऑब्जर्वेशन हर बार सेम आ रहा था। उन्होंने डिफरेंट गैसेज यूज करके देखी थी, तभी भी वो उनका ऑब्जर्वेशन सेम था। अगर इलेक्ट्रॉन्स कुछ पर्टिकुलर टाइप के, क्या हुआ, अगर इलेक्ट्रॉन्स कुछ पर्टिकुलर टाइप के इलेक्ट्रोड्स के साथ ही जनरेट हो रहे होते तो फिर सभी मैटर्स के अंदर फिर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, या कुछ गैसेज के साथ ही अगर जनरेट हो रहे होते तो फिर सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते। लेकिन हर जो भी गैस उन्होंने ट्राई की सभी के साथ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे थे। इसका मतलब ये था कि इलेक्ट्रॉन हर पार्टिकल का एक मतलब हर मैटर का एक फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है। कैथोड रेज वर प्रोड्यूस्ड यूजिंग डिफरेंट मेटल्स, मतलब यानी कि ये क्या लिख रहा है, कैथोड रेज वर प्रोड्यूस यूजिंग डिफरेंट मेटल्स, यानी कि वो जो डिफरेंट इलेक्ट्रोड यूज कर रहे थे उन सभी में प्रोड्यूस हो रहे थे ये। द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज वर सेम एवरी टाइम, हर बार सेम थे। देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी ए पार्ट ऑफ एवरी एटम। इसके बेस पे उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि इलेक्ट्रॉन हर पार्टिकल का एक हर एटम का एक फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है, चलें आगे। हाँ आप जाओ, हो गया टाइम। उसके बाद टेस्टिंग ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। फिर एक साइंटिस्ट आए रदरफोर्ड, इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने क्या देखा, इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को जस्टिफाई करने के लिए एक अपना एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है। टेस्टिंग ऑफ थॉमसन मॉडल, ओके बेटा, द गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, क्या और क्या कहते हैं इसको, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक गोल्ड फॉयल ली, रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। कब किया था इन्होंने ये, 1911 में। इन 1911 ग्रीगर, आगे क्या है ये,
मार्सेडन वर्किंग अंडर एर्नेस्ट रदरफोर्ड टेस्टेड थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इन्होंने थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को, ये दोनों इसके स्टूडेंट या इसके को मतलब जूनियर वर्कर्स थे, मतलब जूनियर साइंटिस्ट थे, ठीक है। टेस्टेड इन्होंने थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को टेस्ट किया। दिस एक्सपेरिमेंट बिकम फेमस एज गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, और ये उनका एक्सपेरिमेंट था, किस नाम से फेमस हुआ? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के नाम से, ठीक है। क्या किया था इन्होंने, पढ़ा है तुमने पहले कभी इसको? दे एम्ड ए नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की एक बीम ली, नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, जैसे ये बीम है, अल्फा पार्टिकल्स की बीम है ये, नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। दे एम्ड ए नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एट एन एक्सट्रीमली थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉयल, बहुत थिन शीट, क्योंकि गोल्ड की थिन शीट बनाना इजी होता है एज कंपेयर टू, अगर आयरन की आप उतनी थिन शीट बनाना चाहोगे तो नहीं बना पाओगे, आयरन ब्रेक हो जाएगा। लेकिन गोल्ड क्या होता है, हाईली मैलेबल होता है, आप उसको जितना भी मतलब बीट करके थिक कर सकते हो, वो टूटता नहीं है, ठीक है। तो गोल्ड के लिए थिक शीट बनाना इजी था। दे एम्ड ए नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं भाई? अल्फा पार्टिकल नहीं पता? अभी करते हैं चलो बात। अल्फा पार्टिकल एट एन एक्सट्रीमली थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉयल, उन्होंने गोल्ड की एक फॉयल ली, और ये गोल्ड की फॉयल है, थिन है काफी, इनके ऊपर उन्होंने एक अल्फा पार्टिकल्स, हीलियम सुना आपने? हीलियम क्या होता है? हीलियम एक गैस होती है जिसमें बैलून भरते, जिससे बैलून भरते हैं, बैलून हीलियम भरी जाती है बैलून में, अच्छा। तो ये अल्फा पार्टिकल हीलियम से ही रिलेटेड होता है, मैं अभी बताता हूं, 2 मिनट दो, ठीक है। कहां थे हम? तो इन्होंने ये थिन बीम को कहां फोल्ड करवाया, अल्फा पार्टिकल्स की जो नैरो बीम थी इनको कहां फोल्ड करवाया? एक गोल्ड शीट के ऊपर, थिन शीट के ऊपर, ठीक है। दे एम्ड ए नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एट एक्सट्रीमली थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉयल। अल्फा पार्टिकल्स क्या कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, एक्चुअली ये हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस मैं बताना नहीं चाह रहा था अभी तुम्हें कि न्यूक्लियस कहाँ से आ गया अब, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स, अभी आप अल्फा पार्टिकल ही समझो उसको, अल्फा पार्टिकल्स आर टाइनी, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, टाइनी होते हैं, emitted from a certain radioactive elements, ठीक है। Later it was discovered that an alpha particle actually nucleus of the helium atom, बाद में ये पता लगा कि अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, हीलियम एटम के न्यूक्लियस को ही, मतलब हीलियम, जैसे अभी हमने पता किया है कि एटम के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, आपको शायद पता भी होगा कि इसके पास प्रोटॉन भी होता है ना, राइट। तो और न्यूक्लियस भी एक बॉडी होती है एटम के पास, पता है या नहीं? चलो छोड़ दो इसको, आप अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे इसको जब वहां पर पहुंचेंगे हम। अल्फा पार्टिकल्स आर टाइनी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, बाद में क्या पता लगा कि ये क्या है? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, हीलियम एटम के न्यूक्लियस है, ये वर्ड मैं आपको बाद में समझा दूंगा कि क्या है। कंटेनिंग 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, एक थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉयल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स, अभी आप ये समझ लो कि ये जो अल्फा पार्टिकल है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इनकी बीम को इसने इसके ऊपर फोल्ड करवाया तो क्या मिला? इनको कुछ देखने को मिला, क्या मिला? ये क्या बना दिया इसने? इनको ये देखने के लिए कि मिला कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले गए, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल कैसे चले गए? स्ट्रेट, ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स, मोस्टली अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट निकल गए। अब कोई चीज सीधी जा रही है, इसका मतलब उसको किसी ने रोका नहीं, ठीक है।
ये गोल्ड की फॉयल थी, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बीम आई और सारे के सारे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट निकल गए, सारे नहीं मोस्टली। इसका मतलब बीच में उनको रोकने के लिए कुछ नहीं था, इसका मतलब बीच का स्पेस खाली था। तो यहां से एक कंक्लूजन ये निकला कि अल्फा पार्टिकल, मोस्टली अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट निकल गए, इसका मतलब एटम अंदर से ज्यादातर खाली है, मोस्टली एटम इनसाइड से क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, उसके बाद कुछ अल्फा पार्टिकल थोड़े से एंगल से डेविएट हो गए। अब अल्फा पार्टिकल के पास तो पॉजिटिव चार्ज होता है और अपोजिट चार्ज एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये इसको इधर धक्का मारेगा, इसको इधर धक्का मारेगा। ये अगर डिफ्लेक्ट हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ है, डेफिनेटली इसको किसी पॉजिटिव चार्ज ने ही डिफ्लेक्ट किया होगा। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होता तो पकड़ के बैठ जाता इसको, है ना। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज भी है, जिसकी वजह से कुछ अल्फा पार्टिकल्स थोड़े से एंगल से जब उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के पास से निकलने लगे तो डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स वापिस रिबाउंस हो गए, आए इधर और वापिस इसी डायरेक्शन में वापिस चले गए। बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे, लाइक 20,000 में से कोई एक। अगर मान लो मैं यहां पर 1,00,000 पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स की बीम, अल्फा पार्टिकल्स के जो बीम में जो अल्फा पार्टिकल आ रहे थे, मान लो वो 1,00,000 थे, तो मुश्किल से 5 अल्फा पार्टिकल वापस बाउंस हो गए, 5 या उससे भी कम। ठीक है, तो बहुत कम अल्फा पार्टिकल वापस अपने सेम पाथ पे ही वापस चले गए। इसका मतलब बहुत कम जगह पर एक हाई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था, तो जैसे ही एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इधर से आया, इसने इसको वापस मोड़ दिया, क्योंकि ये खुद भी पॉजिटिव था तो इसने इसको वापस धकेल दिया। बट ऐसा बहुत कम के साथ हुआ। इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो बहुत थोड़ी सी जगह में है, ज्यादा जगह में होता तो ज्यादा अल्फा पार्टिकल वापस बाउंस होते, बहुत कम अल्फा पार्टिकल बाउंस हुए, इसलिए इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज जो पार्टिकल है, जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, वो बहुत छोटी सी है और लेकिन है बड़ी स्ट्रॉन्ग, उसके ऊपर चार्ज बड़ा अच्छा है, पॉजिटिव बहुत ज्यादा है, इसीलिए तो उसने वापस पुश कर दिया अल्फा पार्टिकल्स को। और हैवी भी है, नहीं तो अल्फा पार्टिकल खुद भारी होता है, उसको धक्का मार के आगे लेके जाता, उसने उसको वापस बाउंस कर दिया अल्फा पार्टिकल को, निकलो। इसका मतलब वो हैवी भी है। तो यहां से क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुई, थॉमसन ये पढ़ लिया था क्या, ये पढ़ लिया था, ठीक है भाई। रदरफोर्ड तो ये वही है, ये तो वही लिखा है फिर। इन थॉमसन मॉडल पॉजिटिव चार्ज इन द एटम वाज स्प्रेड इवनली। थॉमसन ने क्या कहा था, थॉमसन ने तो ये कहा था कि पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर में फैला हुआ है। Therefore, scientists expected that alpha particle to pass straight throughout the gold foil or deflect only slightly. Scientists expected that alpha particle to pass straight throughout the gold foil or deflect slightly. Scientist ने क्या सोचा था कि अल्फा पार्टिकल या तो स्ट्रेट निकलेंगे या डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, है ना। लेकिन और एक्चुअल ऑब्जर्वेशन क्या थी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट अनडिफ्लेक्टेड, सम अल्फा पार्टिकल वर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुए, कुछ अल्फा पार्टिकल थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए, ए फ्यू बाउंस बैक, कुछ बाउंस बैक हुए। दिस डिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड स्कैटरिंग। जो डिफ्लेक्शन था उसको क्या कहा भाई, जैसे ये अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो गए, डिफ्लेक्ट हुए, उसको क्या कहा, स्कैटर हो गए। ठीक है, स्कैटर हो गए, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को भी क्या कहा जाता है, द गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट या अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या थॉमसन्स मॉडल, थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट, कुछ कई नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है,
कंक्लूजन क्यों नहीं लिखा भी इसमें? रदरफोर्ड मॉडल के बेस पे फिर क्या कंक्लूजन निकला? रदरफोर्ड के मॉडल की ऑब्जर्वेशन क्या थी कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्टेट चले गए, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्टेट चले गए, थोड़े से अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए और बहुत कम अल्फा पार्टिकल वापस अपने पाथ पे ही बाउंस बैक हो गए। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन फ्रॉम द गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, मोस्ट ऑफ द स्पेस, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्टेट चले गए, इसका मतलब हुआ कि मोस्ट ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। एटम का जो स्पेस है, एटम के अंदर का जो स्पेस है वो ज्यादातर क्या है? एम्प्टी है, खाली है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, दिस इज बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। स्टेट वो इसीलिए तो निकल गई कि अंदर कुछ था ही नहीं डिफ्लेक्ट करने के लिए। तो स्टेट जाने का मतलब क्या हुआ कि एटम अंदर से मोस्ट ऑफ द जो एटम का स्पेस है वो क्या है? एम्प्टी है। Presence of nucleus, a positive charge of an atom is not the positive charge of an atom is not spread throughout the atom। एटम का जो जे थॉमसन ने कहा था कि एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे में फैला हुआ है, पूरे में फैला हुआ था, वो ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स को स्प्रेड करता, अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग वो ज्यादा करता, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज था। यहां पर भी पूरा पॉजिटिव चार्ज फैला होता तो इस पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा डिफ्लेक्ट करता। ठीक है, लेकिन ज्यादातर पॉजिटिव चार्ज डिफ्लेक्ट हुए ही नहीं, इसका मतलब यहां पर कहीं पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं। एटम जितने भी अल्फा पार्टिकल आए और स्टेट निकल गए, जितने भी अल्फा पार्टिकल आए और स्टेट निकल गए। क्यों? क्योंकि एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो थ्रू आउट नहीं फैला हुआ, स्प्रेड नहीं है थ्रू आउट, जबकि थॉमसन ने ऐसा कहा था। ठीक है, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द एटम, इट रिमेन्ड कॉन्सेंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस। इन्होंने कहा फिर कि एटम का जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो पूरे एटम में स्प्रेड नहीं है, वो सिर्फ एक बहुत थोड़े से रीजन के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है, यहां पर इकट्ठा है, एक ही जगह पर है, और इस कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज को कहा गया न्यूक्लियस। वो थोड़े से रीजन में है और उस रीजन को क्या कहा गया? न्यूक्लियस। थॉमसन ने ये कहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्प्रेड है थ्रू आउट द एटम, बट इन्होंने बताया कि नहीं, जो पॉजिटिव चार्ज है वो थ्रू आउट द एटम स्प्रेड नहीं है, वो बहुत थोड़े से रीजन के अंदर है। ठीक है, और उस रीजन का नाम क्या दिया गया? न्यूक्लियस। ठीक है, राइट। तो इसी वजह से सिर्फ कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे गए, अदरवाइज ज्यादातर अल्फा पार्टिकल कैसे चले गए? स्टेट। क्यों? क्योंकि कहीं कोई पॉजिटिव चार्ज था ही नहीं, इसलिए ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्टेट चले गए। कुछ अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के पास से निकले वो थोड़े से एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, लेकिन ज्यादा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट नहीं हुए थे। इसका मतलब कि वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़े से ही रीजन में है, अगर वो इस पूरे में ही होता तो सारे अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर कर देता। ठीक है, न्यूक्लियस कंटेन्स मोस्ट ऑफ द मास। अल्फा पार्टिकल आया, इसको टक्कर मार के इसको आगे तो नहीं लेके गया, वापिस बाउंस हो गया, इसका मतलब इसका ये हैवी है, इसका मतलब ये हैवी है ना। द न्यूक्लियस इज डेंस, थोड़े से रीजन में है, काफी पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर वो कैसा है? डेंस है। न्यूक्लियस इज डेंस, इट कंटेन्स ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम। इन्होंने और एक पॉइंट क्या दिया कि न्यूक्लियस डेंस है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के पास है, और सारा का सारा ऑलमोस्ट एटम का जो मास है वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही है। इट कंटेन्स ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम, क्योंकि आगे का तो फिर एटम खाली है, खाली का मास कहां होता है? ठीक है, तो इन्होंने 3 मेन पॉइंट दिए। एक तो ये कहा कि एटम इनसाइड, एटम का जो इनसाइड पोर्शन है मोस्टली इट इज एम्प्टी, एटम का जो अंदर का पोर्शन है वो ज्यादातर क्या है? खाली है। सेकंड, जो पॉजिटिव चार्ज है, एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज भी है, वो तो खैर पहले से ही पता था पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इन्होंने क्या किया? इट रिमेन कॉन्सेंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल रीजन। एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक बहुत छोटे से रीजन के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है,
ठीक है, और इस रीजन का नाम क्या दिया इन्होंने, न्यूक्लियस, राइट। फिर इन्होंने कहा कि एटम का जो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा का सारा जो मास है वो न्यूक्लियस के अंदर ही है। ये न्यूक्लियस नहीं होता, एटम दिखाए हुए हैं। एटम का जो पूरा का पूरा मास है और पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस के पास है, ठीक है। फिर जब ये सारी बातें बता दी तो इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ ये तो बताओ। तो इन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं ना, ऐसे इन्होंने कहा कि ये न्यूक्लियस सन की तरह से है, और जैसे प्लैनेट न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, दिस अरेंजमेंट इज सिमिलर टू द प्लैनेट orbiting the sun. Therefore, Rutherford model of atom is also called planetary model of atom. ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। इसलिए इनके मॉडल को और क्या कहा जाता है, प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम। क्लियर है, चलें आगे, ठीक है भाई, राइट। और इन्होंने क्या बताया कि रदरफोर्ड फाउंड दैट न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल। ऐसा इन्होंने क्यों कहा, क्योंकि बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक हुए थे। अगर न्यूक्लियस बड़ा होता तो वो ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स को, भाई यहां पर बड़ा सा न्यूक्लियस होता तो इधर से जा रहे अल्फा पार्टिकल्स को ये बाउंस बैक करता ना, लेकिन अगर इसका साइज छोटा होगा तो अल्फा पार्टिकल या तो साइड से निकल जाएंगे, बहुत कम अल्फा पार्टिकल वापस बाउंस होंगे, ठीक है। अगर ये बड़ा होता तो ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स को बाउंस बैक करता, कम अल्फा पार्टिकल्स को इन्होंने बाउंस किया बैक। इसका मतलब न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है। रदरफोर्ड फाउंड दैट न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल, द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज अप्रोक्सीमेटली 10 to the power -15 मीटर, यानी कि 1 के नीचे कितने जीरो, 15 जीरो ऐसे, तो सोचो कितना छोटा साइज हो जाएगा। द डायमीटर ऑफ एटम इज अप्रोक्सीमेटली, एटम का डायमीटर कितना है, 10 to the power -10 मीटर। ये एटम का डायमीटर है, वो न्यूक्लियस का डायमीटर है, ठीक है। देयरफॉर द न्यूक्लियस इज अराउंड 1000 टाइम्स स्मॉलर देन द एटम, ठीक है। न्यूक्लियस कितना, 1000 नहीं सॉरी 100,000 यानी कि 1 लाख, 1 लाख गुना छोटा है ये न्यूक्लियस एटम से, 1 लाख गुना छोटा है। मान लो एक एटम है, उसके 1 लाख पार्ट कर दें हम, तो जो एक पार्ट बनेगा वो न्यूक्लियस का साइज है। एक पूरे एटम के हम 1 लाख 1 मिलियन ही हो ना, नहीं कितना है, 1 लाख मिलियन में कितना हुआ, 100,000 हुआ, मिलियन तो 10 लाख होता है ना, 100,000 टाइम छोटा है, ठीक है। क्लियर है ये चीज। तो डायमीटर ऑफ एटम क्या है, 10 अप्रोक्सीमेट 10 to the power -10 मीटर, और डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस कितना है, 10 to the power -15 मीटर। चलें आगे, तो रदरफोर्ड ने क्या किया था भाई, रदरफोर्ड इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ द न्यूक्लियर फिजिक्स। क्या कहा जाता है इनको, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। ही इज फेमस for his groundbreaking work in radioactivity and the structure of the atom. In 1911, he proposed the nuclear model of atom after the famous gold foil experiment. His work recognized our understanding of atoms and laid the foundation of the modern atomic physics.
चलें आगे। तो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बता दिया है, वही है ये, ठीक है। अब इनके मॉडल की एक ड्रॉबैक भी थी। ड्रॉबैक क्या थी? लोगों ने इनके मॉडल को सही मान के एक्सपेरिमेंट्स करने स्टार्ट किए, तो फिर उनके एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट सही नहीं आ रहे थे, तो फिर उनको पता लगा कि इसमें कोई कमी है, कुछ ना कुछ तो गलत है इस मॉडल के अंदर, ठीक है। तो फिर उनको क्या मिला, आया था ना पीछे कहीं, लिमिटेशन ऑफ थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ, अच्छा ये थॉमसन मॉडल के ड्रॉबैक्स क्या थे? थॉमसन मॉडल फेल टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। थॉमसन मॉडल ने तो ये कहा था कि पूरे एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज स्कैटर्ड है। अगर पूरे एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है तो वो अल्फा पार्टिकल स्टेट क्यों निकल रहे हैं, वो डिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहे, ज्यादा अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहे? पार्टिकुलरली डिफ्लेक्शन ऑफ सम अल्फा पार्टिकल्स थ्रू लार्ज एंगल, कुछ अल्फा पार्टिकल बहुत ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट क्यों हो गए और ज्यादातर पास क्यों हुए? तो जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉयल के जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थे, थॉमसन उनका जवाब नहीं दे पाया, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ट अनडिफ्लेक्टेड, ज्यादातर पास सीधे क्यों हो गए, कुछ डिफ्लेक्ट कैसे हुए, और वो डिफ्लेक्ट हुए वो ज्यादा एंगल से भी, जैसे कुछ वापस बाउंस हो गए थे, ऐसा क्यों हुआ? कुछ तो बिल्कुल ही बाउंस हो गए थे, तो ऐसा क्यों हुआ? इन सब के क्वेश्चंस के सही आंसर्स थॉमसन मॉडल नहीं दे पा रहा था, इसलिए थॉमसन मॉडल फिर डिस्कार्ड हो गया। फिर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दे दिया। अब रदरफोर्ड मॉडल की भी कुछ ड्रॉबैक्स थी। क्या ड्रॉबैक्स थी वो? थॉमसन ने रदरफोर्ड ने ये कहा था कि एटम के अराउंड, एटम सेंटर में क्या है, सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एटम का सारा मास और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के पास है। इलेक्ट्रॉन उसके बाहर घूमते हैं, न्यूक्लियस के बाहर अलग अलग मतलब ऐसे घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स इसके बाहर, ठीक है। लेकिन while the idea of central nucleus was a major step forward, Rutherford model could not explain why the atom पीछे लिखा है क्या कुछ? नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलो। According to the Rutherford model, electrons moving around the nucleus, रदरफोर्ड ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन इसके बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के बाहर। लेकिन जब ये क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक चार्ज पार्टिकल होता है। जब एक चार्ज पार्टिकल ऐसे रिवॉल्व करेगा तो वो हमने शायद फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा या नहीं पढ़ा, पता नहीं। जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होती है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या है, उसका मोशन कैसा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, कि वेलोसिटी दो वजह से चेंज होती है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज होने से, या फिर तो डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। मतलब इसका मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन है। मोशन कैसा है इलेक्ट्रॉन का, एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास एक्सेलरेशन है, ठीक है। जब ये एक एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो ये अपनी एनर्जी लूज करेगा। जब ये न्यूक्लियस के अराउंड मूव करेगा, ठीक है, तो ये एक एक्सेलरेटेड मोशन होगा इसका, जिसकी वजह से ये अपनी एनर्जी लूज करेगा। ये अपनी एनर्जी लूज करेगा तो धीरे धीरे ये अपनी एनर्जी लूज करेगा, तो ये जो इसका जैसे ऐसे घूम रहा है ऐसे, इसका पाथ छोटा होता जाएगा, तो धीरे धीरे ये न्यूक्लियस के अंदर आके फॉल कर जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। उसका मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेटेड मोशन है तो वो अपनी एनर्जी लूज करेगा। तो उसका जो पाथ है वो
डिक्रीज होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा, तो फाइनली वो न्यूक्लियस में फॉल करेगा। न्यूक्लियस में फॉल करेगा तो फिर तो एटम कोलैप्स हो गया, ऐसे तो एटम कोलैप्स हो जाएगा। एटम कोलैप्स हो जाएगा तो मैटर खत्म हो जाएगा, और मैटर तो एग्जिस्ट करता है, हम जानते हैं, हम सब एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब मैटर एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब रुदरफोर्ड के जो मॉडल में है कुछ मिस्टेक है, कुछ कमी तो है, ठीक है। तो रदरफोर्ड इसका आंसर नहीं दे पाया कि फिर मैटर स्टेबल कैसे है, अगर ऐसा है तो एटम स्टेबल कैसे है, रदरफोर्ड इसका आंसर नहीं कर पाए थे। फिर बोहर आए, ठीक है, आगे है बोहर, ठीक है। तो रदरफोर्ड के मॉडल में क्या कमी थी, ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग द डायरेक्शन। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। दिस मीन वो कैसा है, एक्सेलरेटिंग है, उसका मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। ए नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन कीप एक्सेलरेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस शुड लूज एनर्जी। तो ऐसा है तो उसकी एनर्जी लूज होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होती रहनी चाहिए। लॉस ऑफ एनर्जी वुड मेक द इलेक्ट्रॉन स्पाइरल इनवर्ड। तो लॉस ऑफ एनर्जी की वजह से इसका ये जो स्पाइरल है ये क्या होता रहेगा, छोटा होता जाएगा। इवेंचुअली द इलेक्ट्रॉन वुड फॉल इनटू द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। तो ऐसे फिर जाके इलेक्ट्रॉन कहां फॉल करेगा, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। सो अगर ऐसा है तो फिर तो ये मॉडल ही कोलैप्स हो गया, फिर तो एटम ही कोलैप्स हो गया। एटम कोलैप्स हो गया तो मैटर ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट मैटर तो एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब एटम भी स्टेबल है। लेकिन अगर ये थ्योरी लगाएं तो एटम अनस्टेबल हो जाता है, बट हम जानते हैं कि मैटर एग्जिस्ट करता है, मैटर एग्जिस्ट करता है तो एटम भी एग्जिस्ट करेगा, एटम स्टेबल होगा, बट इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो नहीं हो रहा। रदरफोर्ड इसका आंसर नहीं दे पाए, तो यहां आकर रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया, ठीक है। चलें आगे, चलो बाकी फिर कल पढ़ते हैं। जाने के लिए नहीं कहा, सिर्फ रुकने के लिए कहा है भाई।